वेलकम, स्वागत है आप सभी का साइंस वन लाइनर 25 क्वेश्चंस आपके लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है और मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में साइंस आती है। ठीक है, तो ये बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम आपके लिए रहेगा। देखिए, आप लोग कई बार ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, बट जब एग्जाम आता है तो आप कन्फ्यूजन में उनको गलत करते हैं, आपको लगता है बहुत ईजी है, और ये हमेशा आते हैं। आप पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम देखेंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और छोटे से लेवल के एग्ज़ाम में भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो भी डोंट वरी, आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जो जिसके लिए कि आपका एग्ज़ाम देने के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस वन लाइनर 25 क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स इसमें आते रहेंगे जिससे कि आपके साइंस के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं इसमें कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है, इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये देखिएगा कि फाइनली इन 25 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। ओके, तो पहला है फॉर्मी इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, फर्मी लंबाई का मात्रक है। देखिए, हो सकता है आपको पता हो कि फर्मी लंबाई का मात्रक है, बट आपको एक बात याद रखनी है कि फर्मी जैसी जो यूनिट्स होती हैं वो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, ओके, ये जो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस यानी कि नाभिकीय दूरियां होती हैं उनको नापने के काम आती है। जैसे कि आपने लाइट ईयर का नाम सुना होगा, तो वो लंबी दूरी का है, ठीक है ना, लंबाई का मात्रक है, लेकिन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, और इटली के एक भौतिक शास्त्री थे एनरिको फर्मी, जिनके नाम पर ये फर्मी यूनिट को रखा गया है। आजकल इसे जो है FM, ओके, फेम्टोमीटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ओके। और आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो दूरियां या लंबाई के मात्रक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस और एक होते हैं लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंसेस में आपने देखा होगा ना, माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन आता है, और एंगस्ट्रॉम, ओके, एंड फर्मी। ठीक है, तो माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और फर्मी ये हैं छोटी दूरी के मात्रक। ओके, और अगर बड़ी दूरी की हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, लाइट ईयर एंड पारसेक। देखिए, और भी क्वेश्चंस आपके इसमें बन गए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये बेशक पूछा जा सकता है कि पारसेक किस चीज़ का मात्रक है, तो ये कहेंगे पारसेक भी एक प्रकार से लंबाई का मात्रक है, बट ये लंबी दूरी के मात्रक होते हैं। ठीक है, ओके, और आप इनके वो भी याद कर लीजिएगा कि किस डिस्टेंस का मान कितना होता है। अब बहुत सारा अगर मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। हमें 25 बेसिक क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज मैलिक एसिड, यानी कि सेब में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो है मैलिक अम्ल। ठीक है, देखिए इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए, ऐसा नहीं कि सेब में केवल मैलिक एसिड ही पाया जाता है, बट मैक्सिमम एसिड जो पाया जाता है वो मैलिक एसिड पाया जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ अमाउंट उसमें एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की भी पाई जाती है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है। ओके, तो आप नोट कर लेंगे, मैलस डोमेस्टिका। ठीक है, ये सेब का यानी कि एप्पल का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम आप कह सकते हैं मैलस डोमेस्टिका। ओके, तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। चलिए, थर्ड पॉइंट है, गैलिना इज द ओर ऑफ लेड। लेड आप सभी को पता है हिंदी में क्या बोला जाता है, शीशा। ओके, PB इसका सिम्टम है। ओके, यानी कि इसका साइन जो है PB है। गैलिना अयस्क है शीशे का। ठीक है, और इसे एक नाम से और बुलाया जाता है, दैट इज लेड ग्लैंस। ओके, लेड ग्लैंस। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लेड ग्लैंस किसका अयस्क है, यानी कि लेड ग्लैंस किसका ओर है भी पूछा जा सकता है, तो ये शीशे का ओर है। ठीक है, ये होता क्या है, एक नेचुरल मिनरल फॉर्म है लेड सल्फाइड यानी कि PBS की। ठीक हो गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ लेड इज गैलिना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय, यह है डायनेमो। ठीक है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है डायनेमो के द्वारा। देखिए, होता क्या है, डायनेमो को आप कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ओके, ये क्या करता है, एक इसमें वायर कॉइल्स यूज़ होती हैं जो कि रोटेट होती हैं। ठीक है, और जब ये रोटेट होती हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं, और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है रोटेशन की वजह से वो एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय डायनेमो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट,
सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि दूध से क्रीम को अलग करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत क्या कहलाता है? अपकेंद्री बल। न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, हमेशा आता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ठीक है, जब किसी भी विलियन को, जैसे दूध ही मान लो आप, अगर एक केंद्र के चारों तरफ हम एक समान गति से घुमाएंगे तो जो वो तरल है यानी कि जो मिल्क है उसमें उपस्थित जो भारी कण होंगे उन पर जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। हल्के कणों की अपेक्षा भारी कणों पर जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। ठीक है, इस फोर्स से क्या होगा कि जो वसा है वो क्रीम के रूप में एक केंद्र की ओर आ जाता है। ठीक है ना, और शेष भाग दीवार की ओर चला जाता है, तो हम उन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, होता क्या है कि द क्रीम बीन लाइटर फ्लोट्स ओवर द स्किम्ड मिल्क एंड देन इट इज़ रिमूव्ड। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय डेसिबल मीटर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डेसिबल मीटर कहलाता है। देखिए आपको बेशक ये आता होगा, कोई इतना बहुत बड़ी बात नहीं है डेसिबल मीटर, लेकिन इससे जुड़े कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि जो डेसिबल मीटर है ये साउंड प्रेशर का यूज़ करता है। ओके, डेसिबल मीटर किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा? साउंड प्रेशर का यूज़ करता है, और हम इस चीज़ को साउंड प्रेशर लेवल मीटर यानी कि साउंड प्रेशर लेवल मीटर SPL मीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो इंटेंसिटी होती है साउंड की वो डेसिबल्स यानी कि dB में मेज़र की जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली जब फुसफुसाने की आवाज़ होती है तो अराउंड 30 डेसिबल के आसपास होती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है हमारी 60 डेसिबल के आसपास होती है। अगर एक जेट प्लेन टेक ऑफ कर रहा है तो 140 डेसिबल के आसपास उसकी साउंड होती है। और जो 75 डेसिबल ओके यानी कि 75 डेसिबल से कम का जो साउंड होगा वो लगभग सेफ़ माना जाता है, और 85 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड हेयर लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है, जिससे कि कानों के सुनने की क्षमता जा सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। कई बार पूछा गया है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम। ओके, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। बहुत बार साइंस के क्वेश्चंस में आता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। देखिए अगर कितना होता है तो हम बात करें तो 2/3 ब्रेन मास का जो है ये सेरिब्रम होता है। और जो ये सेरिब्रम होता है इसके खुद के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। हालांकि यहाँ पर उतनी आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है यानी कि सेरिब्रम होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगेन अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आर रेडियो वेव्स, यानी कि सर्वाधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं? रेडियो तरंगें होती हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी पूछा जाता है जो कि आता है गामा रेज। ठीक है, याद रख लीजिएगा गामा रेज जो होंगी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और सबसे लंबी होती हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, यानी कि चुंबकीय तरंगें। अगर इनकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो ठीक है 10 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर के बीच की इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। ओके, और बात की जाए अगर इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड तो हेनरिक हर्ट्ज, ओके हेनरिक हर्ट्ज जो है वो सबसे पहले इन्होंने रेडियो वेव्स को भेजा था। और अगर इनके मैथमेटिकल प्रेडिक्शन की बात की जाए तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ओके 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल तो इन्होंने सबसे पहले 1864 में 1864 में इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गैस यूज टू फिल द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज नाइट्रोजन। वायुयान के पहियों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। बहुतों के मन में सवाल उठेगा कि नाइट्रोजन ही क्यों होती है, ऑक्सीजन क्यों नहीं होती है, कोई अन्य गैस क्यों नहीं होती है? देखिए होता क्या है, जब लैंडिंग टाइम होता है तो प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उससे रगड़ की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन आपको पता है कि एक्टिव होने की वजह से आग पकड़ सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद रबर। लेकिन नाइट्रोजन क्या है? ओके, नाइट्रोजन के बारे में एक चीज़ आपको पता है, इट इज़ एन इनर्ट गैस। ठीक है, यानी कि अक्रिय गैस होने की वजह से क्या होता है, उसको और बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं वायुयान के पहियों में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है
वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ 0। पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार शून्य होता है। देखिए शून्य कैसे होता है, थोड़ा इसे जान लीजिए। देखिए आपको ये पता होगा कि सेंटर, देखिए एक फॉर्मूला है W=mg, ठीक है। अब g होता है ग्रेविटी, और आपको पता है कि पृथ्वी के जो केंद्र होता है यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ होता है, वहाँ पर g होता है 0, ठीक है। तो अगर W में हम इसमें g0 कर लेंगे तो m×0, तो इसलिए W वेट बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पर भार भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। और आपको एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। यानी कि किनारों पर जो होगा वेट मैक्सिमम होगा, और सेंटर में क्या हो जाएगा, वेट g=0 होने की वजह से वेट भी क्या हो जाएगा, 0। यही पॉइंट है कि पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार शून्य होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पास्कल का नियम होता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम के आधार पर कार्य करते हैं। तो पास्कल का लॉ क्या है, वेरेवर अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड इट ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शंस। यानी कि अगर स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर आप दाब लगाएंगे तो उसका मान सभी दिशाओं में समान होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस इन लेबोरेटरी बाय हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और इसको तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हैं हरगोविंद खुराना क्या हैं, भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ, ठीक है, एक बायोकेमिस्ट, ओके। और इनके जो कोवर्कर थे उनमें उनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्शल W निरेनबर्ग और रॉबर्ट W हॉली। इन दोनों के साथ इन्होंने काम किया और मॉलिक्यूलर क्लोरिंग और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि जिसे हम बोलते हैं PCR, उस तकनीक का उपयोग करके फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस लेबोरेटरी में इनके द्वारा की गई। और देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि 1968 में इन तीनों को कलेक्टिवली नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन का, ओके। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1968 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था, मार्शल W निरेनबर्ग, रॉबर्ट W हॉली और हरगोविंद खुराना को, ठीक है। क्यों दिया गया था, फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि प्रोटीन का निर्माण करने में जीन की क्या महत्ता है, जेनेटिक कोड क्या है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को या अपने माइंड में, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट, केमिकल नेम फॉर विटामिन B2 इज़ राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 के लिए प्रयुक्त रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, आप लोगों को आता होगा, ठीक है। और विटामिन B1 से लेके B12 तक और A, C, D के इन सभी विटामिन के नाम आपको आने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल ये पूछा जाता है। तो विटामिन B2 के लिए जो केमिकल नेम इस्तेमाल होता है वो है राइबोफ्लेविन। अब मैं आपको यहाँ पर सारे तो लिखा नहीं सकता, बट आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन, ओके। विटामिन B1 को बोला जाता है थायमिन। कन्फ्यूज़न यही होता है, आपसे B1 पूछ लेगा और आप B2 का लिख के आ जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बार बार जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो केमिकल नेम विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। B1 को हम बोलते हैं थायमिन, ओके। और B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन। विटामिन A को क्या बोला जाता है, विटामिन A इज़ नोन एज रेटिनॉल। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, अभी पीछे भी आया था। विटामिन D इज़ नोन एज कैल्सीफेरॉल और विटामिन K फाइलोक्विनोन, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के नाम है, बाद में मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा इनके बारे में, तो आप उनसे कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर एल्गी यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयुक्त एक कोशिकीय शैवाल क्लोरेला है। यानी कि जो स्पेस में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, उनके द्वारा शैवाल जो इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली, वो कौन सा है, क्लोरेला है, ठीक है। क्यों है क्लोरेला, इसके पीछे कारण जान लीजिए। ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये पहली बात तो क्या होगा कि प्रोटीन पाया जाएगा तो आप इनका भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जब आप इनको वहाँ पर उगाते हैं तो ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ये आपको ऑक्सीजन देंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड
जो है कंज्यूम जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस के द्वारा एक्सहेल की जा रही है यानी कि बाहर निकाली जा रही है, उसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं और उससे ऑक्सीजन बनाते हैं। तो आपको दो दो फायदे इसके मिलते हैं। अब क्या केवल क्लोरेला ही एक ऐसा सवाल है जो प्रयुक्त किया जाता है? अगर आपके पास ऑप्शंस में कभी क्लोरेला ना हो तो एक दूसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है स्पाइरुलिना। ठीक है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। वैसे क्लोरेला आएगा, बट अगर स्पाइरुलिना के बारे में पूछ लेगा तो स्पाइरुलिना भी एक ऐसा ही शैवाल है जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी क्या है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छी है, प्रोटीन्स और विटामिन के द्वारा ये भी फुलफिल रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एलिमेंट विच इज़ कॉमन टू ऑल एसिड्स, हाइड्रोजन। प्रत्येक अम्ल में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। यानी कि ये क्या कह रहा है, एक ऐसी एलिमेंट बताइए जो कि सभी एसिड्स में कॉमन है, यानी कि वो प्रत्येक एसिड प्रत्येक अम्ल के अंदर पाई जाएगी, तो वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। देखिए एसिड जो होते हैं, ओके, इसकी मेन वो बता दूं आपको, इसमें H+ पाया ही जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन के रूप में इसमें होता है। और जो बेसेज होते हैं उसमें आपने देखा होगा OH नेगेटिव के रूप में हाइड्रोक्सिल आयन इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन बट नॉट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड्स। यानी कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन पक्का पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रत्येक हाइड्रोजन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि एसिड ही हो। अंतर समझिए आप, ठीक है ना। नॉट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड्स। वो हर चीज़ जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है वो एसिड नहीं है, लेकिन एसिड में हाइड्रोजन पक्का पाया जाएगा। ठीक है, तो एसिड्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एंड सल्फर इज कॉल्ड गन पाउडर। पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और गंधक का मिश्रण गन पाउडर कहलाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है गन पाउडर क्या होता है या गन पाउडर के मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें से कौन से हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट पहले आप देख लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3, तो KNO3 प्लस चारकोल यानी कि ये कार्बन हो गया और सल्फर प्लस S, ये सब मिलके बनता है गन पाउडर। ठीक है, और गन पाउडर जो है क्या इस्तेमाल में आता है, तो ये प्रोपेलेंट के रूप में, फायर आर्म्स जो होते हैं उनमें प्रोपेलेंट के रूप में आता है, रॉकेट्स में, फायरवर्क्स में। ठीक है, जो माइनिंग होती है यानी कि खनन का काम जहाँ पर होता है वहाँ पर ब्लास्टिंग पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, और रोड वगैरह जहाँ पर बन रही होती हैं तो वहाँ पर ब्लास्टिंग के लिए इस गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.4। मानव रक्त का pH मान 7.4। ठीक है, सबसे पहले तो pH का मतलब समझिए। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं या पावर के बदले आप पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी आप इसे कह सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की क्या पावर है उसमें। ठीक है, तो pH स्केल का आपको पता है कि 1 से 14 तक का इसमें स्केल होता है। तो ब्लड जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। अगर हम ब्लड की रेंज देखेंगे वैसे तो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है, तो इसको हम कॉमनली 7.4 मानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सेल दैट हैव द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल आर स्टेम सेल्स। किसी भी कोशिका में परिवर्तित होने की क्षमता रखने वाली जो कोशिका है उसे स्टेम कोशिका कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी ऐसी सेल जो किसी भी कोशिका में बदल सकती है, यानी कि शरीर की किसी भी कोशिका का रूप वो ले सकती है, कहीं भी किसी भी ऊतक यानी कि किसी भी ऑर्गन या किसी भी पार्ट के अगर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, वो टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो अगर आपके पास स्टेम सेल है, प्रिजर्व्ड है, तो वो उस बॉडी के पूरे ऑर्गन को डेवलप करने की क्षमता रखती है। इस प्रकार की कोशिकाओं को या सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर द मदर सेल्स दैट हैव द पोटेंशियल टू बिकम एनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी। उनके पास ये क्षमता है कि वो शरीर की किसी भी कोशिका में परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड आयरन कंटेन्स कोटिंग ऑफ जिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जिंक का। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है ताकि उसे बचाया जा सके रस्टिंग से। ओके, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना। ठीक है, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए जब जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन या स्टील के ऊपर, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो लेप किसका होगा, जिंक का। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन इंग्रेडिएंट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर एसीटोन।
नेल पॉलिश रिमूवर में मुख्यतः पाया जाता है एसीटोन, ठीक है। देखिए जो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है या मेनली क्या पाया जाता है पूछ रहा है, तो वो क्या है, एसीटोन है, ठीक है ना। यानी कि उसमें एसीटोन का इस्तेमाल हो सकता है। तो एसीटोन क्या होता है, C3H6O, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि तीनों चीज़ों से मिलकर के ये बना है। आप नेल पॉलिश रिमूवर ना कहें, पॉलिश रिमूवर भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की पॉलिश को ये रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो एसीटोन एक ऐसा सॉल्वेंट है जो नेल पॉलिश की जो फिल्म होती है उसको डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। और ये बहुत हाईली फ्लेमेबल है, ओके। तो इसलिए ये इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में भी इसका क्लीनिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो याद रखिएगा नेल पॉलिश रिमूवर में मुख्यतः एसीटोन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गेट वाटर थ्रू द रूट्स इज कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी मोशन आप कह सकते हैं। वह प्रक्रिया जिससे जड़ों द्वारा पौधों को पानी प्राप्त होता है उसे कहा जाता है केशिका गति। देखिए याद रखिएगा ये कोशिका नहीं है, केशिका है। और ये केशिका शब्द बना होता है केश, केश का मतलब होता है बाल। यहाँ पर केस लेने का सेंस ये है कि बहुत ही पतले होते हैं बाल, ठीक है, इसीलिए तो केशिका का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी मोशन का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेसेस, ओके, एवन इन अपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। मतलब एक जो लिक्विड होता है यानी कि एक द्रव है उसकी एक क्वालिटी है कि बहुत ही छोटे या पतले स्थानों से गुजरने की उसकी क्वालिटी है। वो भी कब, जब एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण जैसी फोर्सेस इनके विपरीत दिशा में जाना, ओके, यानी कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स उसको नीचे की तरफ को खींच रहा है लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से वो उस फोर्स को मात दे करके उल्टी दिशा में चले जाती है, ठीक है। तो ये होता है कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी मोशन या केशिका गति। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। आता होगा आप लोगों को, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। देखिए इसको आप डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं, ओके, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्यों कह रहे हैं डाई नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इसे लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। देखिए कलरलेस गैस होती है, इसका स्वीटिश ऑर्डर यानी कि इसका जो स्मेल है वो मीठा होता है, इसका टेस्ट भी अगर हम देखें तो मीठा होता है। लाफिंग गैस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए एंग्जाइटी जो होती है यानी कि, और जैसे हमारा भय है, डर है, इस तरह की चीज़ों को, और जो पेन होता है उसको दूर भगाने का काम करती है ये गैस नाइट्रस ऑक्साइड। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लाफिंग गैस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है विनेगर इज़ द ट्रेड नेम ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर यानी कि सिरका व्यावसायिक नाम है एसिटिक अम्ल का। आपने विनेगर का नाम सुना होगा और अपने घरों में इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। तो ये जो ट्रेड नेम विनेगर है ये एक्चुअली केमिकली होता क्या है, तो ये केमिकली होता है एसिटिक एसिड, ओके। और अगर बात करें एसिटिक एसिड के फॉर्मूले की तो आप लोगों को पता है CH3COOH इज एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये सिरका यानी कि एसिटिक एसिड आता कहाँ से है, ये प्रोड्यूस किया जाता है एक एसिटिक एसिड बैक्टीरिया का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एसिटोबैक्टर, ओके, एसिटोबैक्टर। और उसके अलावा एक और है क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। तो इन दोनों के द्वारा ही ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है एसिटिक एसिड, इनसे निकाला जाता है, इनके द्वारा बनाया जाता है एसिटिक एसिड। और यही एसिटिक एसिड मतलब ट्रेड नेम जो इसका है विनेगर होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर इज हाइपोथैलेमस। यानी कि मनुष्य शरीर की वह ग्रंथि जो शरीर ताप को नियंत्रित करती है उसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो देखिए मनुष्य शरीर की ग्रंथि कह रहा है, ओके, यानी कि ग्लैंड की बात कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस है। लेकिन अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें पता होगा कि हाइपोथैलेमस एक्चुअली होता क्या है। हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो कि जैसे हमारे शरीर के अंदर जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, थर्स्ट होती है, हंगर, ठीक है, यानी कि भूख, हमारा थकान, और बॉडी टेम्परेचर और बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करने का जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस के पास रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस का इस्तेमाल होता है, और ये हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए लास्ट
पॉइंट है, 25 पॉइंट्स मैंने बताने के लिए बोला था, तो 25 पॉइंट्स इसमें आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और इसके बाद नई सीरीज़ जो आएगी उसमें बिल्कुल मैं और नए क्वेश्चंस इसमें लेकर के आऊँगा, तो ऐसे मैं धीरे धीरे आपके सारे करवा दूँगा। लाइटेस्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ट्राइटियम। सबसे हल्का रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा है? ट्राइटियम है। देखिए आपने नाम सुना होगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, साइंस के विद्यार्थियों ने, और कॉमनली इतनी साइंस तो हर कोई पढ़ता ही है, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ट्राइटियम क्या है? सबसे हल्का रेडियोएक्टिव तत्व है। देखिए एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि जो ट्राइटियम है इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे। देखिए क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ओके। अगर हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है तो ये ट्राइटियम जो है ये उसी हाइड्रोजन का क्या है? आइसोटोप है। तो इसीलिए ट्राइटियम क्या होगा? लाइटेस्ट रेडियोएक्टिव आइसोटोप होगा पीरियोडिक टेबल में, ओके। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी 25 पॉइंट्स, ठीक है, साइंस वन लाइनर का पहला पार्ट, ओके। ये साइंस वन लाइनर सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें कवर करवाऊंगा। आप डेफिनेटली किसी गवर्नमेंट एग्जाम को पक्का क्रैक कर लेंगे। आप साथ में जुड़े रहें, साथ में बने रहें, ठीक है। टिल देन चलिए मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक टेक केयर।